गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी लेसन फिफ्थ जिसका पार्ट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ जो टॉपिक है, इस प्रकार की जो फार्मिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। कृषि उत्तरी पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश के अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। तो इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और नीदरलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फूलों की खेती करता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेष टूलिप, एक प्रकार का जो फूल है, इसको हम टूलिप के नाम से जानते हैं। ठीक, ये पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, वहां इसको ट्रक फार्मिंग का नाम दिया गया है। तो इसको हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ट्रक फार्म एक बाजार के मध्यम की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। तो पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि की भी कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशु पाला जाता है। इसमें गाय बैल एवं कुकर होते हैं, मुर्गी पालन वगैरह। इन्हें बाड़ों पर कारखानों में तैयार बनाए जाते हैं। वो बने बनाए भोजन पर रखा जाता है और उनकी बीमारी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और इनमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां, कुकर जो मुर्गी पालन है, पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण है। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियों जो कृषि में सहायक होती है से प्रभावित होता है। सरकारी कृषि, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। तो हम बात करते हैं सरकारी नीति। तो सरकारी कृषि, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सरकारी कृषि कहते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत फार्म असूक्ष्म रहते हुए सरकारी रूप में कृषि की जाती है। तो सरकारी जो संस्था है कृषकों को सही सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की को खरीद करने, कृषि उत्पादन में उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंगत संसाधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चला। इससे सबसे अधिक जो है सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जो डेनमार्क यूरोप में है, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है, मेंबर है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा है और जहां व्यापारिक जो कॉमर्शियल रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का मेंबर है। तो आगे देखते हैं जो कम्युनिटी फार्मिंग है, सामूहिक जो कृषि है। अभी तो हम सहकारी कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक रूप से आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रसिया की, जहां कृषि की दशा सुधारने में, उत्पादन में, प्रोडक्शन और कृषि को इम्प्रूव करने के लिए, आत्मनिर्भर और सेल्फ सफिशिएंट प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को रसिया में कोलखोज का नाम दिया गया। सभी कृषक अपनी संसाधन जैसे भूमि है, पशुधन है, जो लेबर है को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकता जो बेसिक नीड है जो की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक जो लक्ष्य है निर्धारित करती है। उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। लक्ष्य से अधिक उत्पन्न होने वाला भाग सभी सदस्यों को वितरित कर बांट दिया जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है। उत्पादन भाड़े पर ली गई मशीनों पर कृषकों को कर चुकाना पड़ता है। यस, जो भी काफ़ी मशीन चाहिए वो सभी किराए पर ली जाती है। सभी सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता है। असाधारण कार्य करने वाले सदस्य को नगद या माल के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। यस, काफ़ी उनको सम्मानित किया जाता है। तो पूर्व सोवियत संघ जो रसिया को समाजवादी सरकार, जो कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है को जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है जो प्रारंभ किया था, जिसे समाजवादी देशों ने भी अपनाया, काफ़ी जो और कंट्री उनने भी एक्सेप्ट किया। जो रसिया है, रसिया का आज विघटन हो गया, काफ़ी नई कंट्री बन गए, बाजार के में कृषि भी संशोधित किया गया है।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइनिंग। तो माइनिंग को हम देखते खनन। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग है, कांस्य युग है, लौह युग है। तो प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था। इनका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। इसका निरंतर महत्व बढ़ता रहा था। तो हम देखते हैं खनन कार्य को प्रभावित करने के वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो 2 फैक्टर है। भौतिक कारक है, जिसमें खनिजों के निक्षेप, आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। और आर्थिक कारक जो इकोनॉमी फैक्टर है, खनिज की मांग, विद्यमान जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी जो कैपिटल चाहिए, एंड यातायात चाहिए, ट्रांसपोर्ट, श्रम, लेबर होने वाला वह है। तो खनन की विधियां देखते हैं हम। खनन की 2 विधियां हैं, धरातलीय और भूमिगत। तो धरातलीय जो धरातलीय खनन को हम विस्तृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर आधारित खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है, उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो दूसरी जो है, अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है। जब भूमिगत या कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, इस विधि में लंबवत कूप गहराई तक स्थित है, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचाने के लिए फैली है। इन मार्गों में से होकर खनिजों का निष्कर्ष एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकालने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बोधक, माल ढोने की गाड़ियां, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा हुआ है, क्योंकि जहरीली गैस, आग, बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भी भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोध कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य का महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश है, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, एशिया में आय के संसाधनों का 50% तक खनन कार्य में से प्राप्त होता है। तो थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना ही। लेसन कंप्लीट हो गया। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे।